नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट्स लेकर आए हैं 25 अगस्त 2022 की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स पास किए हैं, हम उन जजमेंट्स के ऊपर एक बार रोशनी जरूर डालेंगे कि क्या किस तरीके की जजमेंट्स थी और क्या लीगल इश्यूज थे जो केसेस में डिस्कस किए गए थे। तो देखिए 25 अगस्त 2022 को 5 जजमेंट्स आई थी और जिसमें से जो थी मतलब 4 जो हैं वो सिविल हैं, 1 क्रिमिनल थी। तो पहली जजमेंट्स थी जो सिविल अपील 5812 ऑफ 2022 की है और ये स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस मतलब अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के बीच की जजमेंट है। और इसमें देखिए क्या लीगल इशू था। इसमें देखिए ये जो जजमेंट थी इसमें एक अपील जो फाइल की गई थी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और उनको जो रिकमेंडेशंस थी जो कमीशन द्वारा दी गई थी वो कंप्लीट हो गई थी प्रोबेशन का, और लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स थी वो कैंसिल कर दी थी सिंगल जज ने और ऑनरेबल सिंगल जज ने 7 जून सो एंड सो ऑर्डर को। और कंफर्म का जो कि डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट थी उन्होंने भी जो है कंफर्म्ड कर दी जो लेटर पेटेंट अपील थी जो फाइल की गई थी अपीलेंट्स द्वारा। और इसमें जो फैक्चुअल पोर्शंस थे उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में नहीं जाते हैं। उसमें सिर्फ ये बताएंगे कि स्टेट ऑफ झारखंड ने एक कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था कंडक्ट किया गया था और इसमें जो पैटर्न था वो के ऊपर कुछ डिस्कस किया गया है इस जजमेंट में। लेकिन फाइनल आउटकम में देखिए यही निकाला कि डिविजनल बेंच की जो जजमेंट्स थी और जो सिंगल जज का जो ऑर्डर थे उनको सेट असाइड कर दिया और कहा कि जो बाकी जो पोर्शन है कि जो है कि रूल्स 16 ऑफ द रीड विद सो एंड सो क्लॉज सो एंड सो बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द हाई कोर्ट इन द जजमेंट, और अपील जो है वो अलाउ कर दी थी। अपीलेंट को है इसमें रिलीफ मिला था। ये एक जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक जजमेंट्स थी जो कि अपीलेंट को इसमें रिलीफ मिलने में मतलब सक्सीड हो गया था, हो गए थे। और फिर दूसरी जो जजमेंट है वो जो है वो भी सिविल इन नेचर है और इसमें यहाँ बताया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या था इस बिल में। देखिए ये एक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र थ्रू सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर, इसमें यहाँ रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं और अपीलेंट हैं। और यहाँ पे एक इशू निकल के आया था जिसमें जो ट्रांसफर डेवलपमेंटल राइट्स हैं वो अपीलेंट्स के फेवर में ग्रांट किए गए थे। जो 100% फ्लोर स्पेस इंडेक्स जिसे FSI में यहाँ पर किया गया, लेकिन अपहोल्ड कर दिया डिसीजन को कि जो TDR जो बन रहा है ट्रांसफर डेवलपमेंटल राइट्स हैं वो अपीलेंट्स को 100% से लेकर 4% तक कन्वर्ट कर दिए गए थे। और यहाँ पे काफ़ी लिटिगेशंस हुई थी इसमें क्योंकि और बाद में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपील को अलाउ कर दिया और साथ में डायरेक्शंस दी कि जो बाकी जो कॉम्पनसेशन है वो अपीलेंट को मिले और जो लैंड है जो वो 2004 से थी और में से उनको वापस दी जाए। 1 करोड़ के आसपास का कॉम्पनसेशन तो पर ईयर के हिसाब से बताया गया है यहाँ पे। और वापस अपीलेंट्स को दे दिया गया है कि वो यूज़ कर सकते हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। और फर्दर रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्शन दी कि अपीलेंट्स को तो कॉम्पनसेट करें 1 करोड़ पर ईयर के हिसाब से और एंटायर एक्सरसाइज हो वो 3 मंथ्स पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसी डायरेक्शंस थी। यहाँ पे इसके जो फैक्चुअल पोर्शन है जो है उसमें डिटेल कंटेंट्स पे रहेंगे तभी हमें जान पाएंगे इस जजमेंट में क्या था। लेकिन यहाँ पे टाउन प्लानिंग से रिलेटेड है ये, और इसमें जो थे अपीलेंट्स थे वो उन्होंने मतलब
आपने ऑफर दिया था कि वो लैंड ले ली जाए और जो पैसा है वो उसी हिसाब से रेट बनाया गया था, उस हिसाब से दिया जाए। और लेकिन टाउन तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है developmental plan of Pune doesn't exist ये or contain zone and zoning lines as per the town planning zone of the Pune. Subject land was opened, the letter was released clarified to TDR and reservation. तो देखिए यहाँ लिटिगेशंस काफ़ी हुई थी इसमें, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर में भी यहाँ पर बताया गया था कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो थे उन्होंने जो है स्टे कर दिया था ऑपरेशन को। एक लेटर जो दिया गया था उसने अपीलेंट्स जो थे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी कि उनको स्टे ऑर्डर को वेकेट किया जाए, जो कि रिजेक्ट कर दी गई थी। और फिर उसको रिजेक्शन ऑर्डर को चैलेंज भी किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहाँ पे रिट पिटीशन भी डाली गई थी और रिट पिटीशन भी है डिस्पोज की गई थी। और साथ में कहा गया कि अपीलेंट्स को कि वो अपनी फ्रेश रिप्रेजेंटेशन दें कि ताकि वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर हो टाइम बाउंड मैनर पे डाल सकें। तो और इसमें यही था कि जो TDR था वो 100% से 4% तक कर दिया गया था। The order जो पास by the chief minister, the TDR granted to subject land to 4% shall be granted। तो रिप्रेजेंटेशन सबमिट की थी अपीलेंट से, और ऑर्डर जो था इस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, उन्होंने कहा था कि जो TDR जो ग्रांट किया गया था 100% का वो कैंसिल कर दिया गया, और TDR था 4% FSI के हिसाब से ग्रांट किया गया था। फिर इस ऑर्डर के ऊपर फिर अपीलेंट ने फिर से रिट पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में, और क्वैश करने के लिए मांग की थी, मतलब प्रेयर की थी, और रिट पिटीशन जो है हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी और कहा कि सब्जेक्ट लैंड जो है सरेंडर कर दिया है अपीलेंट्स ने, और जो सो एंड सो जगह थी, तो अब उस ऑर्डर के ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकते कि जो ऑर्डर डेटेड है जिसमें TDR जो बताया गया है 4% FSI देने को कहा गया है इंस्टेड ऑफ 100% FSI का। तो ये जो है लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे अच्छे से। तो लेकिन जो बेसिक आउटलाइन था वो यही है कि अपीलेंट्स को रिलीफ मिल गया था इसमें, और फिर स्पेशली पिटीशन भी डाली गई थी, वहाँ पर भी मैटर को रिमांड किया गया था, और फिर कहा कि फ्रेश एफिडेविट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दिए जाए, और अपीलेंट्स ने फिर एडिशनल एफिडेविट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए थे, और काउंटर एफिडेविट रेस्पोंडेंट ने फाइल किया था, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने फिर अगेन डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशन। और फिर इसके बाद इसी कोर्ट में आए, वहाँ रिलीफ मिल गया था इनको। और तीसरा जो केस है वो ये लैंड से रिलेटेड है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक केस है, पार्ट परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आते हैं ये केस। यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट के अपीयरेंस के बाद, लेकिन जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम देखते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स में ये था कि यहाँ पर इस जजमेंट में सेक्शन 12 ऑफ रिलीफ एक्ट के अंदर बताया गया है, और जो वेंडरर्स थे उनको कहा गया कि वो कॉम्पनसेशन दें, जो अपीलेंट के तौर पे आए थे उनको कहा कि वो कॉम्पनसेशन मतलब जो है जो अमाउंट है वो रिटर्न करें 7.5% के हिसाब से। और क्या साथ में ये कहा कि पार्ट परफॉर्मेंस का लीगल एस्पेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट वाज ब्रीच्ड हुआ क्योंकि प्लेंटिफ जो थे, जो सिविल सूट में जो प्लेंटिफ परचेजर थे, उन्होंने विलिंगनेस नहीं दिखाई थी कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए इनटू अ टाइम सेंसिटिव एग्रीमेंट में। और यहाँ पे ये भी कहा कि एडमिटेड फैक्ट है कि प्लेंटिफ थे, उन्होंने पार्ट कंसिडरेशन ही जो है पेड किया था, और एक फॉरफीचर क्लॉज भी थी एग्रीमेंट में, लेकिन कोर्ट ने व्यू दिया कि कंप्लीट जस्टिस तभी हो पाएगा पार्टीज को कि वेंडर्स हैं जो अपीलेंट हैं, यहाँ पे जो वेंडर्स हैं वो रीपे कर दें अमाउंट को 7.5% पर एनएम के हिसाब से। और सच पेमेंट वाज मेड बाय दी परचेजर, जो पेमेंट जो दी गई थी जो परचेजर ने वेंडर को दी रखी थी, और जब तक कि अमाउंट सारा वापस न हो जाता है। और साथ में कहा कि जो 6 महीने के अंदर अंदर ये जो है कॉपी ऑफ ऑर्डर लेने के अंदर ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देनी चाहिए। आइए फिर चौथी जजमेंट थी, इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं। ये क्रिमिनल अपीलेट जो मैटर से लिंक्ड है, मतलब रिलेटेड है, सॉरी लिंक नहीं कहेंगे, रिलेटेड है। और इसमें देखिए ट्रायल कोर्ट ने भी जो पनिशमेंट है वो अवार्ड कर दी थी, ये भी रिपोर्टेबल जजमेंट है क्रिमिनल अपील।
1066 ऑफ 2022 सॉरी 2010 की है और इसमें स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के थे वो रिस्पोंडेंट है। यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने एक सजा सुना दी थी 301, 380, 435, 457, 477 और सेक्शन 120 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। ये फैक्ट्स इससे रिलेटेड है कि यहाँ पे एक बैंक में एक जो है थेफ्ट हो गई थी और इसमें पार्टी अपीलेंट को बनाया गया था क्योंकि वो एम्प्लॉय थे बैंक के अंदर ही। और उन्होंने कहा कोर्ट ने मतलब जो इंक्वायरी में ये निकल के आया कि जो कॉन्स्पिरेंसी की गई है बिना किसी जो की रखते हैं लॉकर की उनके बिना संभव नहीं है और फिर इसी बेसिस पे जो है वो सजा सुना दी और हाई कोर्ट ने भी सेंटेंस को कंफर्म कर दिया और रिगेस इम्प्रिजनमेंट 4 साल की थी और विद फाइन था वो बरकरार रखा। और लेकिन जो रिगेस इम्प्रिजनमेंट थी 2 years अलॉन्ग विद फाइन अंडर 201 आईपीसी, लेकिन जो 477 की जो सेंटेंस थी उसको रिड्यूस कर दिया 6 months के लिए, 6 years से लेकर 4 साल तक के लिए। 477 की जो सजा थी उसको हाई कोर्ट ने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। लेकिन यहाँ पे फाइनल आउटकम ये निकल के आया देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्विट कर दिया, मींस बरी कर दिया और कहा कि एक क्लियर और एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना जरूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में। अगर इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी है उसमें भी जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड है इन केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे वो जो है बनने चाहिए। और 120B के ऊपर काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया है कि जो कॉन्स्पिरेंसी है प्रोसिक्यूशन जो मस्ट एविडेंस जो होना चाहिए वो एक्सप्लिसिट एक्ट्स होने चाहिए, जो कंडक्ट होना चाहिए पार्ट पे उनकी मैनिफेस्टिंग कॉन्शियस और अपीयरेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमन डिजाइन होना चाहिए A1 और A2 का। और फिर इसके बाद में ये निकाला कि जो प्रायर मीटिंग ऑफ द माइंड्स है, जो प्रोसिक्यूशन फेल हो गया इस केस में कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं ला सका जो सेटिस्फाई करे कोर्ट को कि पहले प्रायर मीटिंग ऑफ द माइंड हुए थे अपीलेंट A1 और A2 के बीच में, कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस एक्सट्रैक्टेबल फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस और डिक्लेरेशन और बाय द कंडक्ट ऑफ द अपीलेंट। तो एविडेंस जो बताया गया कि इज अ शॉर्न ऑफ पैसिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कॉन्स्पिरेंसी ऑफ द अपीलेंट विद द अक्यूज्ड। तो कोर्ट ने पाया कि जो सस्पिशियस के बेसिस पे आप सजा नहीं सुना सकते, सस्पिशियस के बेसिस पे जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रूफ ऑफ एग्रीमेंट नहीं बनता है। और अपना ओपिनियन दिया कि जो प्रोसिक्यूशन फेल टू एस्टेब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन दी A1 और A2 के बीच में, और जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर चार्ज अंडर 120B ऑफ द आईपीसी के अंदर। तो यहाँ पे जजमेंट है वो सेटिस्फाइड कर दी और अपीलेंट को क्विट कर दिया सारे चार्जेस से। और जो तीसरा जो इशू था देखिए ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। यहाँ एक जो है रेवेन्यू ने की जो अपील है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी थी और यहाँ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे वो अपीलेंट है और बाकी जो रिस्पोंडेंट है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। और इसमें यहाँ पर बैड डेब्ट्स थे, उसमें इनको एसएससी ने 10 जो थे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने 10 करोड़ का कहा कि 143 का जो सेक्शन के अंदर जो है वो डिमांड की और 140 कहा कि 10 करोड़ रुपीस आपको जो है वो टैक्स में बनते हैं। और इन्होंने कंटेंशन रखी रिस्पोंडेंट ने कि हमने इन्वेस्ट किया था इसमें कमर्शियल प्रेमिसेस में जो कि वापस रिकवर नहीं हो पाया, उससे एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में कहीं इन्वेस्ट किया था डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में और ये नहीं मतलब फिर रिकवर नहीं हो पाया, तो इसलिए बैड डेब्ट है वो ट्रीट कर लिया जाए। और कमिश्नरेट ने भी उस मतलब जो थी 10 करोड़ की जो मतलब जो डायरेक्शंस थी ऑर्डर था उसको बरकरार रखा। अपीलेंट फिर जो है इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल में गए थे। तो यहाँ पर पहले तो असेसिंग ऑफिसर ने 10 करोड़ का ने कहा कि बैड डेब्ट्स है और
लेकिन जो अपीलेंट है वो कह रहे थे कि इसे प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन के अंदर रख लिया जाए, लेकिन उन्होंने डिसअलाउ कर दी थी। फिर अपीलेट कमिश्नर के पास गए थे CIAT के, एसएससी ने भी वो यही जो कंटेंशन रेज की थी वहां पर भी जो है रिजेक्ट कर दी, लेकिन ITAT ने, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने जो है अलाउ कर दी। फिर उस रेवेन्यू ने उन ऑर्डर के ऊपर रेफरेंस के तौर पर 260A ऑफ IT एक्ट के अंदर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कोई जो ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है अपील में, और जो अपील मतलब रेवेन्यू की जो प्ली है उसको इंटरफेयर करने से मना कर दिया। और रेवेन्यू का कंटेंशन ये रखी कि 36(1) पार्ट 7 ऑफ एक्ट बेनिफिट्स एसएससी को टू क्लेम अ डिडक्शन ऑफ बैड डेब्ट तभी देता है जब विच इज रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल इन द अमाउंट ऑफ द एसएससी ऑफ द प्रीवियस ईयर। जब तक वो रिकवर जो है वो नहीं हो सकता है। और जो सेक्शन 36(2) ऑफ द एक्ट है, सब्जेक्ट टू दिस दिस इज बेनिफिट टू सब्जेक्ट टू द सेक्शन 36(2) ऑफ द एक्ट। तो ये ऑब्लिगेटरी होता है एसएससी को अप्रूव करे आईएओ को सामने कि जो इंग्रेडिएंट्स बनते हैं 36 सब पार्ट 1 सब पार्ट और उसका सब पार्ट 7 का एंड सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। तो ITAT और हाई कोर्ट ने एरर की है